हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू योर अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम रिवीजन एक्सप्लेनर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सबसे फाउंडेशनल और इम्पोर्टेंट चैप्टर, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मैं जानती हूँ कि एग्जाम्स जैसे जैसे करीब आते हैं, साइकोलॉजी के इतने सारे थ्योरीज, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के नाम और उनके साल याद रखना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। पढ़कर लगता है कि सब मिक्स हो रहा है, राइट? बट डोंट वरी एट ऑल। आज इस स्पेशल एक्सप्लेनर में मैं आपका एक फ्रेंडली टीचर बनकर इस पूरे चैप्टर को एकदम सिंपल इंग्लिश में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, शॉर्ट स्टोरीज और मेमोरी ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेशन के एंड तक ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए फुली कॉन्फिडेंट होंगे। तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और हर उस पॉइंट को मार्क कीजिए जो मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बताऊंगा। रेडी? लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। स्क्रीन पर देखिए, ये है आज का हमारा रोड मैप। हम टोटल 6 मेजर माइलस्टोन्स कवर करने वाले हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और उनके असेसमेंट से शुरू करेंगे, फिर चैप्टर के सबसे बड़े टॉपिक यानी इंटेलिजेंस और उसकी सारी थ्योरीज को डीपली समझेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस की वेरिएशंस और टेस्ट्स कवर होंगे। फिर हम कल्चर का रोल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस को समझेंगे और लास्ट में एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी को क्लियर करेंगे। ये रोड मैप सीधा आपको फुल मार्क्स तक ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो सबसे पहला सवाल, हम सब एक दूसरे से अलग क्यों हैं? इंसान नेचर में एकदम यूनिक होते हैं। इसी डिस्टिंक्टिवनेस को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स में जो वेरिएशंस होते हैं, हम सब अपने आप में यूनिक हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी को जल्दी गुस्सा आता है तो कोई हमेशा शांत रहता है। ये हमारे पर्सनल ट्रेट्स हैं। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम सिचुएशनिज्म कहते हैं। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सिचुएशनिज्म का मतलब है कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारे अंदर के पर्सनल ट्रेट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। चलिए एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो नेचर से बहुत ही अग्रेसिव और गुस्से वाला है, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देता है। पर सोचिए, जब वही दोस्त अपने टॉप बॉस या स्कूल प्रिंसिपल के सामने खड़ा होता है तो क्या वो तब भी चिल्लाता है? बिल्कुल नहीं। वो एकदम सबमिसिव, ओबीडियंट और शांत बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वहां सिचुएशन का इन्फ्लुएंस उसके पर्सनल ट्रेट से ज्यादा स्ट्रांग है। सर्कमस्टांसेस हमारे बिहेवियर को बदल देते हैं। तो एग्जाम्स में अगर सिचुएशनिज्म का क्वेश्चन आए तो ये बॉस या प्रिंसिपल वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखना, आपको तुरंत कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। अब अगर सारे इंसान अलग अलग हैं तो उन्हें नापे कैसे, उन्हें असेस कैसे करें? असेसमेंट का मतलब है किसी के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का इवैल्यूएशन करना। ये दो तरह का होता है। एक इनफॉर्मल, जो हम डेली लाइफ में रैंडमली करते हैं, जैसे दोस्त को बोलना तू तो बहुत स्मार्ट है, और दूसरा फॉर्मल, जो ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। फॉर्मल असेसमेंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजी में हम बेसिकली 5 मेन डोमेन्स का असेसमेंट करते हैं। चलिए इन 5 को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा डोमेन है इंटेलिजेंस। ये इंसान की ग्लोबल कॉग्निटिव कैपेसिटी है, मतलब दुनिया को समझने की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जनरल ताकत। दूसरा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है आपका पोटेंशियल। अगर आपको सही ट्रेनिंग दी जाए तो आप नई स्किल्स कितनी अच्छी तरह सीख सकते हैं। जैसे किसी का मैकेनिकल एप्टीट्यूड अच्छा होता है, किसी का म्यूजिकल। तीसरा डोमेन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आपको क्या करना पसंद है। जब आप फ्री होते हैं तो आपकी प्रेफरेंस किस एक्टिविटी की तरफ होती है। चौथा है पर्सनालिटी, जो कि आपके एंड्योरिंग यानी लंबे समय तक चलने वाले डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कोई हमेशा एक्सट्रोवर्ट और टॉकेटिव होता है, ये उसकी पर्सनालिटी है। और पांचवा आखिरी डोमेन है वैल्यूज। वैल्यूज हमारे एंड्योरिंग बिलीव्स हैं कि लाइफ में आइडियल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, इक्वालिटी या फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देना। इन 5 डोमेन्स को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूमेगा। अब आते हैं चैप्टर के हीरो पर, यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को डिफाइन करना इस चैप्टर की जान है। शुरुआत में अल्फ्रेड बिने नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने कहा, इट इज सिंपली द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन डेविड वेशलर की है। इन्होंने दुनिया के सबसे वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट्स बनाए हैं। इनकी डेफिनेशन को आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है। वेशलर कहते हैं, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किस चीज की कैपेसिटी? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, टू थिंक रैशनली,
मतलब लॉजिकल और सेंसिबल सोच रखना, हवा में बातें ना करना। नंबर 2, टू एक्ट पर्पसफुली, मतलब आप जो भी करें एक गोल के साथ करें, रैंडमली नहीं। और नंबर 3, टू डील इफेक्टिवली विद हर/हिज एनवायरनमेंट, मतलब अपने आसपास की चुनौतियों और चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल करना। तो जब आप इन तीनों बातों को मिला देते हैं, थिंकिंग रैशनली, एक्टिंग पर्पसफुली और डीलिंग इफेक्टिवली, तब बनती है वेशलर की परफेक्ट इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आती ही आती है, सो इसे अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। अब जहाँ इंटेलिजेंस है वहाँ साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज तो होंगी ही। इन सारी थ्योरीज को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 2 मेन अप्रोचेस में डिवाइड करते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पहला अप्रोच है साइकोमेट्रिक अप्रोच। इसे स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। ये अप्रोच मानती है कि इंटेलिजेंस बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज का एक एग्रीगेट या झुंड है, और इन सबको नापकर एक सिंगल इंडेक्स बनाया जा सकता है, जैसे कि आपका फाइनल IQ स्कोर। ये अप्रोच बेसिकली इस सवाल का जवाब देती है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस और आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इसको ऐसे समझो जैसे आपके फोन की रैम, कितनी रैम है? 8 GB, बात खत्म, सिंगल इंडेक्स। दूसरा अप्रोच है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये इस बात पर फोकस करती है कि एक इंटेलिजेंट इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक्ट कैसे करता है, उसके दिमाग के अंदर प्रोसेसेस और कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका फोन एक्चुअली ऐप को रन कैसे कर रहा है। ये सिंगल इंडेक्स स्कोर नहीं देखती, बल्कि प्रोसेस देखती है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने तक दिमाग में स्टेप्स क्या फॉलो हुए। तो शॉर्ट में साइकोमेट्रिक मतलब व्हाट इज इंटेलिजेंस यानी सिंगल इंडेक्स, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। वेरी सिंपल राइट? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस एवोल्यूशन टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। मैं चाहती हूं कि आप इन सारी इंटेलिजेंस थ्योरीज का एक मेंटल मैप बना ले। क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस में पढ़ने से थ्योरीज इजीली एक कहानी की तरह याद रहती हैं। सबसे पहले 1905 में एल्फ्रेड बिने आए। उन्होंने अपनी यूनिफैक्टर थ्योरी दी। फिर 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने आकर उसे चैलेंज किया और 2 फैक्टर थ्योरी दी। उसके थोड़े टाइम बाद LL थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें उन्होंने 7 एबिलिटीज बताई। फिर हम मॉडर्न टाइम में आते हैं, जहां 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्किक थ्योरी दी, जो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर बेस्ड थी। और फिर 1994 में दास, नग्लिएरी और कर्बी ने मिलकर पास मॉडल दिया। अगर आप एग्जाम में इन थ्योरीज को एक टाइमलाइन फ्लो की तरह लिंक करके याद करेंगे, तो आंसर लिखते वक्त एक सीक्वेंस नेचुरली आपके दिमाग में फ्लो करेगा और आप कोई भी थ्योरी मिस नहीं करेंगे। चलो अब इस लिस्ट में से हर एक थ्योरी को डीपली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी तो बहुत बेसिक थी। वो बस ये मानती थी कि इंटेलिजेंस एक सिंगल जनरल एबिलिटी है जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लेकिन 1927 में आते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। उन्होंने एक नया स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया, जिसे फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, और उन्होंने दी 2 फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने कहा कि बॉस, इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि 2 फैक्टर से मिलकर बनती है। पहला है G फैक्टर यानी जनरल फैक्टर। ये वो बेसिक मेंटल ऑपरेशंस हैं, वो जनरल ठीक ठाक दिमाग है जो हम सब अपने डेली लाइफ के हर परफॉर्मेंस में थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, जैसे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक लॉजिक। और दूसरा है S फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। ये स्पेसिफिक फैक्टर हर इंसान में अलग होता है। चलिए इसको एक मस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही एक्सीलेंट एथलीट हैं, जैसे विराट कोहली। उनका बेसिक थिंकिंग एंड रीजनिंग लाइफ में एवरेज से अच्छा होगा, यानी उनका G फैक्टर ठीक है। लेकिन उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, क्रिकेट के ग्राउंड पर स्पेसिफिक डोमेन में एक्सेल करने की। वो जो अमेजिंग बैटिंग स्किल है, वो उनका S फैक्टर है। ऐसे ही अरिजीत सिंह का सिंगिंग उनका S फैक्टर है, और किसी ग्रेट आर्किटेक्ट का डिजाइन स्किल उनका S फैक्टर है। तो G फैक्टर जनरल है जो सब में थोड़ा थोड़ा होता है, और S फैक्टर वो स्पेसिफिक टैलेंट है जो किसी एक फील्ड में उन्हें मास्टर बनाता है। उसके बाद आए लुई थर्स्टन 1938। थर्स्टन ने स्पीयरमैन की 2 फैक्टर वाली बात से इनकार कर दिया। उन्होंने थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी। उनके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में 7 ऐसी इंडिपेंडेंट प्राइमरी एबिलिटीज होती हैं जो एक दूसरे से अलग काम करती हैं। चलिए इन 7 को क्विकली समझते हैं। पहला, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वर्ड्स और लैंग्वेज का मीनिंग समझना। दूसरा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यानी नंबर्स और मैथ की कैलकुलेशन स्पीड। तीसरा है स्पेशल रिलेशंस, यानी अपने दिमाग में 3D ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना। चौथा, परसेप्चुअल स्पीड, किसी भी डिटेल या ऑब्जेक्ट को जल्दी से नोटिस कर लेना। पांचवा है वर्ड फ्लुएंसी, यानी कितनी तेजी से आप नए वर्ड्स बोल या सोच सकते हैं। छठा है मेमोरी, इंफॉर्मेशन याद रखने की ताकत। और आखिरी,
इंडक्टिव रीजनिंग, यानी अलग अलग स्पेसिफिक फैक्ट्स को देखकर एक जनरल रूल या कंक्लूजन निकालना। एग्जाम के दिन इन सातों को रिकॉल करने के लिए एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक बनाते हैं। इनके पहले लेटर्स देखिए, VNSPWMI। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वेरी नाइस स्टूडेंट्स पास विथ मैक्सिमम इंटेलिजेंस। V से वर्बल, N से न्यूमेरिकल, S से स्पेशल, P से परसेप्चुअल, W से वर्ड, M से मेमोरी और I से इंडक्टिव। बस ये लाइन याद रखिए और एग्जाम में सातों पॉइंट्स इजीली लिख दीजिए। लेट्स मूव टू आर्थर जेनसन और उनका हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस 1964। जेनसन ने मेंटल एबिलिटीज को दो अलग अलग लेवल्स के एक हायरार्की यानी स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। ये बोर्ड एग्जाम का एक और फेवरेट टॉपिक है, स्पेशली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए। उन्होंने कहा कि लेवल 1 होता है एसोसिएटिव लर्निंग। इसको अपनी आम भाषा में हम कहते हैं रट्टा मारना या रोट मेमोरी। इस लेवल में आप जो इनपुट लेते हो बिल्कुल वही सेम टू सेम आउटपुट निकाल देते हो। जैसे किसी ने आपको 10 डिजिट का फोन नंबर बताया और आपने उसे एज इट इज बोल दिया। इनपुट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आउटपुट। इसमें दिमाग को ज्यादा डीप प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन लेवल 2 अलग है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इसमें आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट नहीं करते, बल्कि इनपुट को अच्छे से समझकर उसे ट्रांसफॉर्म करके एक नया और इफेक्टिव आउटपुट निकालते हो। जैसे अगर टीचर ने आपको एक मैथ थ्योरम सिखाया और आपने उसे समझकर एक बिल्कुल नए प्रॉब्लम पर अप्लाई किया, तो वो लेवल 2 है। याद रखना, लेवल 1 सिर्फ रटना है, रोट मेमोरी, और लेवल 2 डीपली समझना और ट्रांसफॉर्म करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। Now look at this slide. What is so special about this number 180? ये नंबर 1 मार्क ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पक्का घूम फिर कर आता है। ये नंबर जोड़ा है जेपी गिलफोर्ड के 1967 में दिए गए स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल से। गिलफोर्ड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को 3 डायमेंशंस या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे एक 3D बॉक्स होता है वैसे ही। पहला डायमेंशन है ऑपरेशंस, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमारा दिमाग क्या एक्शन कर रहा है, जैसे मेमोरी, कॉग्निशन। उन्होंने बताई 6 ऑपरेशंस। दूसरा डायमेंशन है कॉन्टेंट्स, यानी हम किस तरह की इंफॉर्मेशन या मटेरियल पर काम कर रहे हैं, जैसे विजुअल, ऑडिटरी या वर्ड्स। उन्होंने बताई 5 कॉन्टेंट्स। और तीसरा है प्रोडक्ट्स, यानी दिमाग में प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन आखिर में किस फॉर्म में निकल कर आती है, जैसे क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स। उन्होंने बताई 6 प्रोडक्ट्स। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6 ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 5 कॉन्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 6 प्रोडक्ट्स, 6x 5x 6, द फाइनल मैथमेटिकल रिजल्ट आता है 180। इसलिए गिलफोर्ड के इस क्यूब मॉडल में एग्जैक्टली 180 सेल्स होते हैं और हर एक सेल कम से कम एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इस 180 नंबर एंड 6x 5x 6 कैलकुलेशन को अपने माइंड में परमानेंट लॉक कर लीजिए। अब आते हैं एक बहुत ही फेमस प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड थ्योरी पर, हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस 1983। गार्डनर का व्यू थोड़ा अलग और ब्रॉड था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक अकेली चीज यानी सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंसेस होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर कोई एक फील्ड में वीक है तो जरूरी नहीं वो दूसरे में भी वीक हो। गार्डनर ने टोटल 8 अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंसेस बताई। इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है इन्हें रियल लाइफ प्रोफेशंस के साथ जोड़ देना। 1. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड्स और लैंग्वेज का मास्टर होना, जैसे फेमस पोएट्स, राइटर्स या गुलजार साहब। 2. लॉजिको मैथमेटिकल, साइंटिफिक थिंकिंग और मैथ में शार्प होना, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन या सीवी रमन। 3. स्पेशल, 3D स्पेस और पैटर्न्स को दिमाग में विजुलाइज करना, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर्स, पायलट्स और आर्किटेक्ट्स। 4. म्यूजिकल, रिदम और सुरताल की समझ, जैसे AR रहमान या लता मंगेशकर। 5. बॉडीली काइनेस्थेटिक, अपने बॉडी मूवमेंट्स पर परफेक्ट कंट्रोल, जैसे टॉप एथलीट्स विराट कोहली या फेमस डांसर्स। 6. इंटरपर्सनल, इंटर मतलब 2 लोगों के बीच, यानी दूसरे लोगों के इमोशंस और मोटिव्स को समझना, जैसे सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस, काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स। 7. इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब अपने खुद के अंदर, अपनी खुद की फीलिंग्स और आइडेंटिटी की डीप नॉलेज होना, जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स, फिलोसोफर्स या मॉन्क्स। 8. नेचुरलिस्टिक, नेचर, प्लांट्स और एनिमल्स को डीपली समझना, जैसे फार्मर्स, बॉटनिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट्स। एग्जाम में जब भी गार्डनर का क्वेश्चन आए तो 8 के नाम लिखकर हर एक के आगे उनका एग्जाम्पल प्रोफेशन जरूर लिखिएगा। एग्जामिनर डेफिनेटली इंप्रेस होगा। अब बात करते हैं 1985 में आई रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। ये थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है। स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को स्ट्रिक्टली 3 सब थ्योरीज में डिवाइड किया। पहली है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके स्कूल और एग्जाम वाली इंटेलिजेंस है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर 3 और छोटे पार्ट्स होते हैं,
नॉलेज एक्विजिशन, सीखना, मेटा कंपोनेंट, प्लानिंग करना और परफॉर्मेंस कंपोनेंट, एक्चुअली उस काम को एग्जीक्यूट करना। दूसरी है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके नए क्रिएटिव और नॉवल आइडियाज निकालने के बारे में है। इसमें इंसान पुरानी जानकारी को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाता है। और तीसरी है कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको सिंपल आम भाषा में स्ट्रीट स्मार्ट्स कहते हैं। इसका मतलब है अपनी रियल आम जिंदगी की सिचुएशंस में सक्सेसफुली अडेप्ट होना या फिर सिचुएशन को ही अपने फायदे के लिए चेंज कर लेना, जिसको हम जुगाड़ भी कह सकते हैं। तो कंपोनेंशियल स्कूल स्मार्ट्स, एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव स्मार्ट्स और कॉन्टेक्सचुअल स्ट्रीट स्मार्ट्स, इन तीनों को मिलाकर कंप्लीट होती है स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। हमारी चैप्टर की आखिरी मेजर थियोरी है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इसको दस नगलेरी और कर्बी ने 1944 में डेवलप किया था। इन्होंने इंटेलिजेंस को एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एंगल से देखा। उन्होंने कहा कि कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हमारे ब्रेन के 3 इंडिपेंडेंट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स पर डिपेंड करती है। इन तीनों यूनिट्स के इनिशियल्स को मिलाकर ही बनता है ये वर्ड पास। नंबर 1, अराउजल एंड अटेंशन। सबसे पहले आपको जागरूक यानी अराउज होना पड़ेगा और किसी चीज़ पर फोकस यानी अटेंशन करना पड़ेगा। जैसे टीचर क्लास में बोलती है पे अटेंशन, तब आपका दिमाग प्रोसेस करने के लिए रेडी होता है। नंबर 2, कोडिंग या प्रोसेसिंग। जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आती है तो वो 2 तरह से प्रोसेस होती है। एक है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, जैसे आप अपने किसी दोस्त का चेहरा देखकर उसे तुरंत पहचानते हैं, या एक पूरा मैप एक बार में समझते हैं, सब कुछ एक साथ। और दूसरा है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, जहाँ चीज़ें लाइन बाय लाइन या सीक्वेंस में होती हैं, जैसे लेटर्स को जोड़कर स्पेलिंग पढ़ना या टेबल्स याद करना। नंबर 3, प्लानिंग। जब आप अटेंड कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर लेते हैं, तब आपका दिमाग प्लान करता है कि अब इस प्रॉब्लम का आगे सोल्यूशन कैसे निकाला जाए और उस सोल्यूशन को इवैल्यूएट करता है। अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग और प्लानिंग। इन्हीं साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बैटरी भी बनाई थी, जिसे CAS कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहते हैं, जो 5 से 18 साल के बच्चों के लिए यूज होती है। इसे भी MCQ के लिए याद रखिएगा। ओके टीम, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। हमने काफ़ी सारी हैवी और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज लगातार कवर कर ली हैं, इसलिए यहाँ एक छोटा सा क्विक रिवीजन चेक करते हैं। क्योंकि पढ़ने का सबसे बेस्ट और साइंटिफिक तरीका होता है एक्टिव रिकॉल। सो बस 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को रोकिए। क्या आप बिना नोट्स देखे मेंटली रिकॉल कर पा रहे हैं कि स्पीयरमैन का G फैक्टर और S फैक्टर क्या था? याद कीजिए उस एक्सीलेंट एथलीट विराट कोहली वाले एग्जाम्पल को। G फैक्टर थे हमारे जनरल मेंटल ऑपरेशंस, जो सब में होते हैं, और S फैक्टर थी वो स्पेसिफिक एबिलिटी, जैसे क्रिकेट खेलना या गाना गाना। अगर आपको ये डिफरेंस तुरंत याद आ गया तो एक्सीलेंट जॉब। आप एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट ट्रैक पर जा रहे हैं। आपकी मेमोरी प्रॉपर्ली काम कर रही है। चलिए एनर्जी वापस लाते हैं और अब इस मास्टर रिवीजन सेशन के नेक्स्ट एक्साइटिंग फेज में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि रियल दुनिया में इंटेलिजेंस कैसे वैरी करती है। देखिए, इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे जेनेटिक्स, नेचर या सिर्फ एनवायरनमेंट, नर्चर से नहीं आती। दोनों का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। नॉर्मल पॉपुलेशन का IQ आसपास 100 होता है, लेकिन जब हम इस इंटेलिजेंस स्केल के 2 एक्सट्रीम एंड्स को कंपेयर करते हैं तो बहुत वेरिएशंस मिलती हैं। स्केल के लोअर एंड पर आती है इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी, जिनका IQ जनरली 70 से कम होता है। इन लोगों को अपनी एवरीडे सेल्फ केयर और टास्क्स मैनेज करने में तकलीफ होती है। इन्हें इनकी सिवियरिटी के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। जो सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरीज वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हें अपनी लाइफ भर कांस्टेंट केयर, सुपरविजन और मदद की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं स्केल के दूसरे एक्सट्रीम एंड पर, जो है इंटेलिजेंस गिफ्टेडनेस, जिनका IQ जनरली 130 से ऊपर होता है। ये बच्चे अपनी एज ग्रुप में नेचुरली आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल दिखाते हैं। इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत हाई होती है, उनमें एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग होती है और उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदर से सीखने की आग बहुत ज्यादा होती है। ये लोग क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट और नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकर्स होते हैं। याद रखना, स्कूल में सिर्फ टेस्ट के मार्क्स देखकर इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। गिफ्टेड बच्चों को पहचानने के लिए टीचर्स, पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन और मल्टीपल टेस्ट्स लगते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस IQ या इंटेलिजेंस को एक्चुअली नापते कैसे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट्स के कुछ मेन फॉर्मेट्स और कैटेगरीज होती हैं। ये आपके लॉन्ग आंसर या कंपैरिजन क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है। चलिए इस चार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला डिवीजन है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट्स। इंडिविजुअल टेस्ट्स एक बार में सिर्फ एक पर्सन को दिए जाते हैं, जिसमें टेस्टर और टेस्ट टेकर आमने सामने होते हैं। ये टाइम लेते हैं पर डीप इंसाइट देते हैं। ग्रुप टेस्ट्स एक साथ बहुत सारे लोगों को दिए जाते हैं, जैसे आर्मी रिक्रूटमेंट में।
ये फास्ट होते हैं पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलता। दूसरा डिवीजन है वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट्स। वर्बल टेस्ट्स में वर्ड्स और भाषा का यूज होता है, इसलिए इनके लिए पढ़ना लिखना आना या लिटरेट होना जरूरी है। दूसरी तरफ नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट्स में पिक्चर्स, शेप्स या वुडन ब्लॉक्स यूज होते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए लिटरेट होना जरूरी नहीं होता। कोई अनपढ़ या दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला भी इन्हें अटेम्प्ट कर सकता है। तीसरा डिवीजन है कल्चर फेयर वर्सेस कल्चर बायस टेस्ट्स। कुछ टेस्ट्स एक स्पेसिफिक कल्चर के लोगों की तरफ बायस्ड होते हैं, क्योंकि उसमें वही के लोकल एग्जाम्पल्स होते हैं जो बाहर वाले नहीं समझ सकते। और कल्चर फेयर टेस्ट्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिसे दुनिया के किसी भी कोने का इंसान, किसी भी कल्चर का इंसान फेयर तरीके से दे सकता है, बिना किसी कल्चरल डिसएडवांटेज के। टेस्ट के बायसेस की बात आई है तो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट समझिए। इंटेलिजेंस का मतलब और उसकी डेफिनेशन दुनिया के हर कल्चर में एक जैसी नहीं होती। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग और एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक है। जब हम अमेरिका या यूरोप यानी वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ इंटेलिजेंस को एक टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की तरह देखा जाता है। उनकी सोसाइटी में फोकस होता है शार्प कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ एनालिसिस पर, काम करने की स्पीड पर, पर्सनल परफॉर्मेंस पर और इंडिविजुअल अचीवमेंट पर। जिसमें ये सब है वो स्मार्ट है। वहाँ मैं कितना आगे बढ़ा ये ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन हमारा इंडियन ट्रेडिशन इससे बिल्कुल अलग और थोड़ा ब्रॉड है। हमारे यहाँ इसे इंटीग्रल इंटेलिजेंस माना जाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव में सिर्फ दिमाग तेज होना और फास्ट कैलकुलेशन करना काफ़ी नहीं माना जाता। हम कॉग्निटिव कैपेसिटी के साथ साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सोशल कॉम्पिटेंस, लोगों से मिलना जुलना, इमोशनल कॉम्पिटेंस, अपने और दूसरों के जज्बात समझना और पूरे सोशल वर्ल्ड से कनेक्टिविटी को ट्रू इंटेलिजेंस मानते हैं। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सिर्फ खुद नहीं जीतती बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल और इंडियन इंटीग्रल इंटेलिजेंस का कल्चरल डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। ये कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। अभी हमने इंडियन कल्चर में इमोशनल कॉम्पिटेंस की बात की, तो इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पर सीधा चलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम EQ भी कहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि एकेडमिक इंटेलिजेंस यानी हाई IQ से स्कूल या कॉलेज में टॉप मार्क्स तो आ जाएंगे, पर प्रैक्टिकल लाइफ और करियर में सक्सेस की गारंटी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस EQ का सिंपल मतलब है अपनी खुद की इमोशंस को और दूसरों की फीलिंग्स को एक्यूरेटली परसीव करना और मैनेज करना। इसका मतलब है कि आप फेलियर आने पर अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन ला सकें, अपने अचानक आने वाले गुस्से या फ्रस्ट्रेशन वाले इम्पल्सेस पर काबू पा सकें और अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। एक डेली लाइफ सिचुएशन सोचिए। एक टीम का बॉस है जिसका IQ तो 140 है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसका EQ 0 है। वो छोटी बातों पर टीम पर चिल्लाता है, किसी की फीलिंग नहीं समझता। दूसरी तरफ एक लीडर है जिसका IQ नॉर्मल है पर EQ बहुत हाई है। वो लोगों को मोटिवेट करता है, टेंशन कम करता है। आज की डेट में साइकोलॉजिस्ट और बड़ी कंपनीज दोनों मानते हैं कि एवरीडे लाइफ और जॉब में सक्सेस पाने के लिए अपनी इमोशंस और इम्पल्सेस को मैनेज करना यानी EQ आपके मार्क्स या एकेडमिक इंटेलिजेंस यानी IQ से भी ज़्यादा क्रूशियल है। दोस्तों, हम अपने इस मास्टर रिवीजन सेशन के बिल्कुल आखिरी 2 कॉन्सेप्ट्स पर आ गए हैं, एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी। इन दोनों टर्म्स को कभी भी इंटेलिजेंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? ये एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान को सही एनवायरनमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो उस स्पेसिफिक स्किल को कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह अक्वायर कर सकता है। जैसे किसी बच्चे का मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत हाई हो सकता है, बिना ज्यादा सिखाए वो गैजेट्स खोलकर ठीक कर देता है। अगर उसे इंजीनियरिंग सिखाई जाए तो वो कमाल कर देगा। और दूसरी तरफ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सिंपली मतलब है नए, नोवेल और काम के यूजफुल आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को दिमाग से प्रोड्यूस करना, कुछ एकदम नया और ओरिजिनल बनाना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी एक्सपेक्टेड बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। एक सर्टेन लेवल की बेसिक इंटेलिजेंस जरूरी होती है क्रिएटिव होने के लिए, लेकिन अगर आपका IQ बहुत ही ज्यादा हाई है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली हाईली क्रिएटिव भी होंगे। इसको थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। एक टॉप स्कोरिंग मैथ स्टूडेंट जरूरी नहीं कि नए क्रिएटिव आइडियाज भी प्रोड्यूस कर पाए, और एक एवरेज मैथ्स वाला स्टूडेंट एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट या इन्वेंटर बन सकता है। And with that, we wrap up this massive, highly detailed chapter revision. जाते जाते अपनी दिमाग में इस आखिरी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के बारे में ज़रूर सोचिए और चाहें तो इस पर एक ब्रीफ पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आपके हिसाब से रियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए IQ और EQ में से क्या ज़्यादा ज़रूरी है?
अगर आपने इस एक्सप्लेनर सेशन को ध्यान से शुरू से एंड तक सुना है तो आप इसका आंसर ऑलरेडी थरोली जानते हैं कि दोनों के बीच एक बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, पर आजकल के स्ट्रेसफुल और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में EQ पर कितना ज़्यादा जोर दिया जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे क्रैश कोर्स को, इस एक्सप्लेनर को एग्जाम से पहले 1 या 2 बार और प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिए। जो मेमोरी ट्रिक्स, टाइमलाइन और एक्रोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने में बहुत मदद करेंगे। I warmly wish you the very best of luck for your upcoming board exams. आप सच में बहुत अच्छा करेंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, keep learning, stay positive and stay fully focused. See you next time.